नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की इस पावन धरा से मैं एक बार फिर उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम रेट लेवल 2 के बारे में अगर बात करें तो हमारा चल रहा था संविधान से संबंधित टॉपिक मौलिक अधिकार, और हमने पिछली 2 कक्षाओं में मौलिक अधिकारों के बारे में जो चर्चा कर चुके हैं वो चर्चा रही है हमारी। एक तो मौलिक अधिकार क्या है और उससे संबंधित जो हमने देखा कि दूसरे में समता का अधिकार, और आशा है वो दोनों ही आपको समझ में आई होगी क्लास से। आज हम जो बात करेंगे वो स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करेंगे, और स्वतंत्रता और समता दोनों ही अधिकार वास्तविकता में अगर बात की जाए तो पूरे मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना हम लोकतंत्र की कामना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो दोनों ही अधिकार, हालांकि आपको पता है कि कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो आपातकाल में क्या हो सकते हैं, इन पर निर्बंध लगाया जा सकता है, और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिनको आपातकाल में भी क्या नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। उससे संबंधित भी आज हमारी चर्चा होगी यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज जो हम स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार उससे संबंधित आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं हम। देखो तो बात करूं मैं, हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और हम देखेंगे जीवन व दैहिक अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता। हम बात करेंगे अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण, और हम बात करेंगे गिरफ्तारी व निरोध से संबंधित संरक्षण। अगर मैं बात करूं तो आप आज की जो क्लास में देखेंगे वो इससे संबंधित देखेंगे। आपने देखा कि जो यह है यह हम 19वें अध्ययन करेंगे, और जबकि जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हम 21वें अध्ययन करेंगे, और वही अपराधों के विरुद्ध जो दोष सिद्धि का अधिकार है, संरक्षण है, वो हम 20वें अध्ययन करेंगे, और गिरफ्तारी व निरोध के संबंधित संरक्षण की हम चर्चा करेंगे कहां पर, 22 में करेंगे। तो देखो, ये जो 4 अनुच्छेदों की हम चर्चा करेंगे या स्वतंत्रता से संबंधित है, वो कितने अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद। तो ये तो बात हो गई इनकी, ध्यान में रखना। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार उससे संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं 19, इससे संबंधित 19, और ये किसके बारे में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इससे संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पहले तो हम ये देख लें, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मौलिक अधिकार है उसमें सबसे ज्यादा विस्तृत अधिकार है, यानी कि सबसे लंबा।
अगर सभी मौलिक अधिकारों में से हम बात करें तो सर्वाधिक जो हमारा संविधान में चर्चा की गई है वो किसकी की गई है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, यानी कि आर्टिकल 19 की चर्चा की गई है। तो ध्यान में ये भी रख लीजिएगा। और हमें पता है कि इसके अंतर्गत हमें मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं, यानी कि बात करूं मैं तो जो मूल रूप से इस संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 में जो बात की गई थी वो हमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। और 7 स्वतंत्रताओं में से अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में हमारे सामने 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। यानी कि किसी न किसी को कम किया गया होगा। हाँ, बिल्कुल कम किया गया है। और वो कम किससे संबंधित, हम पहली क्लास में इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर चुके हैं कि जो मूल संविधान वो भी 7 थे और वहां पर भी एक संविधान को कम किया गया और फिर वर्तमान संविधान 6 बच गए। उसी भी प्रकार से ध्यान में रखना, इसमें भी मूल रूप से 7 स्वतंत्रताओं की बात की गई, लेकिन वर्तमान में कितनी बच गई? 6। और वो उस वहां पर जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो यहां पर भी एक जो अधिकार था, व्यक्तिगत अधिकार, वो संपत्ति से संबंधित था। वहां की मैं थोड़ी चर्चा करूं तो मूल रूप से 7 थी, लेकिन ध्यान में रखिएगा 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? याद रखिएगा, इन 6 स्वतंत्रताओं में से 7 स्वतंत्रताओं में से 6 को हटा दिया गया। और क्या था इस 6 में? तो याद रखना, इस 6 में भूमि खरीदने, बेचने से संबंधित था। यानी कि व्यापार से संबंधित अगर हम बात करें तो कोई भी भूमि की लेन देन या बेचने से संबंधित था, तो इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से वर्तमान में संशोधन के बाद में वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखना, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं? 6 स्वतंत्रताएं। इस चीज का थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो व्यक्तिगत रूप से मूल संविधान में हमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन एक जो 6 हटाया गया, तो वो भूमि और खरीदने और बेचने से संबंधित 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटाया गया। तो वर्तमान में कितनी है हमारे पास? 6 स्वतंत्रताएं। कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं। तो ये 6 स्वतंत्रताएं कौन सी है, आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, ये हो गया आपका 19, और ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं वो कौन सी है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, वाक कह लीजिएगा या भाषण कह लीजिएगा, अभिव्यक्ति, किससे संबंधित है? वाक व भाषण से संबंधित। और ये हम कहां पर कह सकते हैं? ध्यान में रखना, 19 या कह सकते हो कह। तो देखिए, इन जो 6 स्वतंत्रताएं जो है हमारे सामने, उसमें हमें यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि भाषण करने की स्वतंत्रता दी गई है। और अभिव्यक्ति, किसी भी चीज की, आज आपने देखा होगा लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें तो भाषण यानी कि वाक से संबंधित अगर किसी की पट्टी लगा दिया गया तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र की ये हत्या है। तो बोलने का अधिकार तो यानी कि मिलना ही चाहिए, और इसी के तहत हमें भाषण की स्वतंत्रता दी गई। और उसके साथ भाषण तो बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम सोचते क्या है? हमें सोचते क्या है
इससे संबंधित हमें अपने विचार अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, उनकी भी क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, आगे जाकर इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता ये भी किसका भाग है, तो याद रखिएगा 19(1) कह लीजिएगा या कह लीजिएगा, यानी कि केवल प्रेस की स्वतंत्रता। देखिएगा संविधान से संबंधित जो बात रही वो अभिव्यक्ति भाषण की संबंधित मूल संविधान में थी, लेकिन समय समय पर विभिन्न वादों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये भी किसके अधीन आती है, 19(1) के या 19(क) के अधीन आती है। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर प्रेस ही स्वतंत्र, अभिव्यक्त करने के विचार ही स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो फिर कहीं का लोकतंत्र। तो इस प्रकार से याद रखना प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में आती है, आपकी अभिव्यक्ति में आती है। प्रेस के माध्यम से क्या की जाती है, अभिव्यक्ति तो की जाती है उसी पर, क्योंकि आपने वो वाल्टेयर का प्रसिद्ध विचार तो सुना ही होगा। वाल्टेयर ने कहा था कि मैं भले ही आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति का क्या करता हूं, सम्मान करता हूं, यानी कि आपको बोलने की, विचार अभिव्यक्त करने की आजादी देता हूं। तो अपने आप में इसी से समझ सकते हो कि प्रेस की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के तहत आपने देखा होगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये भी किससे संबंधित है, तो आपके अभिव्यक्ति से संबंधित है। अगर मान लीजिएगा, हालांकि आपको पता है यह सूचना का अधिकार देश को कब मिला, 2005 को मिला। कब मिला, 2005 को मिला। और यह भी पता है कि हाँ, अगर हम सूचना जानने का अधिकार ही नहीं रख सकते तो सरकार हो या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सूचना चाहिए, और यह सूचना का अधिकार हमें किसके तहत मिला, 2005 के तहत मिला। और न्यायालय ने माना कि यह अधिकार भी किसके तहत आता है, भाषण, वाक, अभिव्यक्ति से संबंधित आता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा नकारात्मक मताधिकार का अधिकार। आपने नोटा का नाम सुना होगा। तो देखो, यानी कि नकारात्मक, किसी भी को चुनने का, मैं दोनों पक्षों को न चुनता हूं, यानी किसी भी कैंडिडेट अगर पसंद नहीं है मुझे तो मैं नकारात्मक मताधिकार का प्रयोग कर सकता हूं, नाटों का प्रयोग कर सकता हूं। यह भी मेरा किसका है, अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा क्या रखना होगा, ध्यान में रखना। ये सब किसके हैं, 19(1) के तहत है। किसके तहत है, 19(1). और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपको चुप रहने का अधिकार आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन चुप रहना भी अपने आप में एक अधिकार है। तुम्हें जबरदस्ती से कोई बुलवा नहीं सकता, आपको विचारों को उगला नहीं सकता, तो आपको चुप रहने का अधिकार, यह अधिकार ध्यान में रखना किससे संबंधित है, भाषण, अभिव्यक्ति से संबंधित, यानी कि 19(क) से संबंधित है। क्लियर है, आगे बढ़े। आशा है आप इनको समझ गए होंगे। देखिएगा उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपको सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। और इस पर अगर हम बात करें तो देखिएगा
कोई भी व्यक्ति आप चाहो तो विभिन्न संदर्भों में क्या किसी भी सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो और भीड़ एकत्रित कर सकते हो, लेकिन इन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन प्रतिबंधों की हम चर्चा करेंगे आगे थोड़ा, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा कि सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको किस में दी गई है। याद रखना, गुन्ने से सेकंड कह लीजिएगा या ख कह लीजिएगा, तो आप सभा बुला सकते हो, सम्मेलन बुला सकते हो। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, याद रखिएगा, संघ बना सकते हो। क्या बना सकते हो, संघ बना सकते हो, या क्या कर सकते हो, संगठन। बात एक ही है। कोई संघ का निर्माण कर सकते हो, संगठन का निर्माण कर सकते हो, या सहकारी समिति। सहकारी समिति, मुझे आप ये बता दीजिएगा, सहकारी समिति से संबंधित संविधान में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आप अगर बताते हो तो हमें भी थोड़ा ऊर्जा मिलती है, ये बताइएगा जरूर। तो देखिएगा, आपकी ये जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो 1903 में की गई है और किस में, में की। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपकी संघ बन लिया, संगठन या सहकारी बना लिया। उसी प्रकार से आप याद रखना, घूमने की या विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको क्या कर सकते हो, घूम सकते हो कहीं पर भी पूरे भारत में, इसकी स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ये यूं कह सकते हो, आने जाने की स्वतंत्रता। और ये किसमें मिली है हमें, 1904 में या हमें। उसी प्रकार से आप ये देख सकते हो कि निवास की स्वतंत्रता, यानी कि बसने की स्वतंत्रता, और ये आपको किस में मिली है, 1905 में, या आप कह सकते हो अंग में। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपको स्वतंत्रता मिली है व्यापार की, यानी कि वृत्ति की। और ये किस में मिली है, ये मिली है आपको 19, ऐसे 6 कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं, और उधर 6 तो क्योंकि हट गया था तो आपको ये मिली है 6 में। इसको मिली है 6 में, क्यों, क्योंकि आपका 6 पहले हट गया था, तो ये याद रखना। तो इस प्रकार से ये 6 स्वतंत्रताएं, कितनी स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उनको मिली है। किससे संबंधित, भाषण अभिव्यक्ति से संबंधित, और सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, और संघ संगठन सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसे थोड़ा सा फॉर्मेट में अगर आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिएगा आपको कुछ ना कुछ चीजें करनी हो, कुछ ना कुछ चीजें करनी हो, आपको शौक हो ऐसी क्रांतियां करने का जिसमें आप बड़ी भीड़ को क्या कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। तो इस अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आप क्या करोगे, पहले अव्यक्त विचार करने हैं आपको, भाषण देना है आपको, तो आप सभा सम्मेलन बुलाओगे, यानी भीड़ एकत्रित करोगे।
और अगर आप भीड़ एकत्रित कर रहे हो तो याद रख सकते हो उसके बाद आप क्या करना, भीड़ एकत्रित क्यों की है, आपको कुछ काम करना है और काम करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यूनियन, संगठन बनाना पड़ेगा। तो आप क्या बना सकते हो, सभा एकत्रित करने के बाद में आपके जो लक्ष्य हैं, विचार हैं, उन लक्ष्यों को पूर्ति के लिए एक यूनियन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। आपने संगठन भी बना लिया साहब, और आपने अगर संगठन बनाया है तो उस संगठन को फैलाने के लिए आप क्या करोगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमोगे। क्या करोगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमोगे, और घूम लिए विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के बाद आप क्या करोगे, वहां पर बस जाओगे। क्या करोगे, बस जाओगे, और बसने के बाद क्या कर सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो। ये एक सोचने का तरीका है, याद करने का तरीका है, बाकी आप अपने विचारों से कैसे भी याद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभा, सम्मेलन, संघ, सहकारी, घूमने, भारत के किसी भी हिस्से में हम क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसी प्रकार से भारत के किसी भी हिस्से में हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। मुझे बताइएगा कि किस साल से पहले एक विशेष राज्य में निवास करने की छूट नहीं थी जो अब हमें प्राप्त हो गई है, और उस राज्य का नाम बताइएगा, और ध्यान में रखना कौन से आर्टिकल को हटाने के बाद और उसके साथ कौन से संविधान संशोधन के बाद। तो देखिए, व्यापार वृत्ति की छूट, लेकिन आपको पता है इसमें याद रखना, थोड़ा मैं आगे ही बात कर लेता हूं, या यहीं पर देखिएगा 19(2) क्या करता है, इस पर इन स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। जैसे अगर बात हो राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, तो राष्ट्र की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा से संबंधित इन पर क्या लगा सकता है, ध्यान में रखना, अनुच्छेद 19(2) के अनुसार इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। उसी प्रकार से आपको पता है आपात काल में 1970 ही क्या हो जाता है, ध्यान में रखना, रोक लग जाती है। यानी कि आपका जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है, जैसे ही लागू होता है अपने आप ध्यान में रखना 19 जो आर्टिकल है उस पर रोक लग जाती है, निर्बंधन लगे जाता है। इस चीज का आप क्या रखोगे, थोड़ा ध्यान में रखोगे। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा अलग प्रकार से देखें तो देखना वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ आधारों पर रोक लगा सकते हैं। जैसे कानून व्यवस्था, इसके आधार पर लगा सकते हैं, कानून व्यवस्था के आधार पर लगा सकते हैं, शांति के आधार पर लगा सकते हैं, और ध्यान में रखना नैतिकता के आधार पर। इसके आधार पर, नैतिकता के आधार पर। यह थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये चीजें आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, तो वो आपसे पूछ सकता है रिट में विशेषतः कि
वाक व अव्यक्त की स्वतंत्रता पर किससे संबंधित रोक लगा सकते हैं? कानून व्यवस्था बाधित ना हो इस आधार पर रोक लगा सकते हैं, शांति के आधार पर रोक लगा सकते हैं, और नैतिकता के आधार पर क्या लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। इनका थोड़ा आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सभा व सम्मेलन पर भी क्या लगाई जा सकती है? रोक लगा जा सकती है। कैसे? जैसे सभा क्या हो? शांतिपूर्ण हो, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के, या थोड़ा याद रखिएगा, सरकार इस पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो। तो इस आधार पर को भी आपको थोड़ा याद रखना होगा कि वाक व अव्यक्त की संबंधी स्वतंत्रता में कानून व्यवस्था व शांति व नैतिकता के आधार पर, कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से सभा व सम्मेलन से संबंधित शांतिपूर्ण रूप से की जाए, बिना हथियारों के की जाए, और या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो, इससे संबंधित भी क्या लगा सकते हैं भैया? रोक लगा सकते हैं। यह हो गया आपका आर्टिकल 19। कौन सा हो गया दोस्तों? आर्टिकल 19। आपने देखा आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। मूल रूप से कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। और इस पर कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं, यानी रोक भी लगाई गई है। ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता केवल और केवल संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता अर्थ ही कहां, अगर आप इसे गलत अर्थों में ले लोगे कि स्वतंत्रता का अर्थ चहुमुखी स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है? स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता जो दूसरे व्यक्ति को क्या ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, और राष्ट्रीय एकता को क्या ना करे, खंडित ना करे, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे, सरकार राज्य व्यवस्था को कोई हानि ना पहुंचाए। ऐसी स्वतंत्रता है किसमें? आर्टिकल 19 में। तो ये आपको थोड़ा क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20, और ये किससे संबंधित है? अपराधों से दोष सिद्धि के विरुद्ध स्वतंत्रता या संरक्षण। अब समझना मेरी बात कि जो संविधान में मौलिक अधिकारों में उन व्यक्तियों को भी वो अधिकार मिले हैं कि जिनको पकड़ लिया गया है और ऐसा माना गया है कि इन्होंने अपराध किया है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि जो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वो डायरेक्ट अपराध सिद्ध हो सकता है? ऐसा नहीं है। अपराध सिद्ध होने के लिए उन पर क्या चलाया जाता है? मुकदमा चलाया जाता है, और वो बाद में तय होता है। पकड़ने के दौरान ही तो तय नहीं किया जा सकता ना कि वो अपराधी घोषित हो गया है। इसीलिए उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। हर व्यक्ति को पकड़ने वाले व्यक्ति क्या नहीं होते? अपराधी नहीं होते। इसके लिए उसे क्या दिया गया है? कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार किससे संबंधित है आप देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा साहब, उसे दोहरी सजा ना मिले। क्या ना मिले? दोहरी सजा ना मिले। यानी कि यहां पर समझना होगा कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध किया है, यानी कि अपराध कर लिया साहब, और उसको आप बार बार दूसरी बार भी क्या दे रहे हो? सजा दे रहे हो। एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा।
चाहे कभी भी उसने अपराध किया है, आप एक ही अपराध के लिए ऐसा ना है कि भैया तुझे पहले भी 5 साल की सजा दे दी और फिर तुझे क्या दे दिया और इच्छा हुई और 5 साल की सजा दे दी। तो आपको याद रखना होगा, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए क्या नहीं दिया जा सकता? 2 सजा नहीं दी जा सकती। यह आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो अपराध, जिसने अपराध किया है उस अपराधी को पिछली तारीख से सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि इसे थोड़ा समझना होगा आपको। पिछली तारीख का तात्पर्य आपको रिट में ऐसा ही पूछा जा सकता है, पिछली तारीख। लेकिन पिछली तारीख का क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है। लेकिन थोड़ा अगर हम एक्सप्लेन करें इसको तो आपको समझना होगा, कोई अपराध मान लीजिएगा 1 जनवरी 2025 को करता है। अब उसने अपराध कर दिया साहब। इस समय जो कानून व्यवस्था विधि सम्मत, विधि में जो वर्णित न्यायी है उसी के अनुसार उसे क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है। जैसे मान लीजिएगा अगर 1 जनवरी 2025 को किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा क्राइम किया, और छोटा सा क्राइम हम तो पढ़ने वाले तो पेन का ही ले लेते हैं, एक पेन चोरी की और उसकी सजा मान लीजिएगा उसको थी कि 1 दिन का कारावास या 10 रुपए जुर्माना। अब मान लीजिएगा उसी के समय अब जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसकी सुनवाई बाद में हुई ना, तो पता चला कि सरकार ने यह परिवर्तन करके क्या कर दिया, अब उसी एक पेन की सजा को मान लीजिएगा 2 दिन का कारावास और 20 रुपए जुर्माना। 2 दिन का कारावास और 20 रुपए जुर्माना। तो याद रखिएगा, अगर जिस व्यक्ति ने पेन चुराया 1 जनवरी 2025 को, तो उसे आप आगे के विधि से क्या नहीं दे सकते? उसे सजा नहीं दे सकते। केवल और केवल उस समय, जिस समय उसने अपराध किया था उसी समय जो कानून व्यवस्था बनी हुई थी, विधि बनी हुई थी, उसी विधि के तहत उसे क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। तो ये भी किसको? अपराधियों को जो है वो संरक्षण मिला हुआ है। सही है। और उसी प्रकार से ध्यान में रखना, अपने खिलाफ गवाही नहीं देने का अधिकार। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि स्वयं के विरुद्ध कोई साक्ष्य, स्वयं के विरुद्ध कोई साक्ष्य वो चाहे तो दे या ना दे। स्वयं के विरुद्ध कोई साक्ष्य चाहे तो वो दे या ना दे, उसके लिए क्या नहीं किया जा सकता? मजबूर नहीं किया जा सकता उसको। क्योंकि आप उसे जबरदस्ती करके, अब यह अलग आपका सोचना रह सकता है कि सर अपराधी को तो मजबूर करके ही उसे बुलाना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, हर कोई पकड़ने पर क्या नहीं होता? अपराधी नहीं होता। अपराधी के लिए एक प्रोसेस होता है और उसके लिए तुम जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पुलिस के सामने अगर उसने कबूल कर भी लिया और वो न्यायालय में जाकर अगर परिवर्तन कर देता है अपने स्टेटमेंट में कि ये मुझे जबरदस्ती से बुलाए गए जबकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो वो नहीं माना जाएगा। यानी कि खुद के खिलाफ कोई साक्ष्य वो दे, ये जरूरी नहीं है। तो उसे इसकी क्या होगी? अधिकार है कि वो स्वयं से संबंधित कोई भी साक्ष्य चाहे तो ना दे। तो आपने देखा यहां पर 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किनको? अपराधियों के खिलाफ दोष सिद्धि के अधिकार में। पहली, एक जो व्यक्ति है अगर वो अपराध किया है तो उसके लिए दोहरी सजा का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। उसी भी प्रकार से आपने देखा जो दूसरा प्रावधान किया गया, एक जिस अपराधी ने अपराध किया है उससे संबंधित उस समय जो विधि में वर्णित था वही सजा का प्रावधान, वही दंड का प्रावधान किया जाएगा। बाकी जो आगे आने वाले समय में
जो विधि संहिता बनी उसके तहत अगर कोई अलग परिवर्तन है तो वो नहीं किए जा सकते, उसके अनुसार दंड नहीं दिए जा सकते। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य के लिए नहीं कहा जा सकता, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। तो ये याद रखना किससे संबंधित है? अपराधों से दोषी से, आपको पता है। ये आपातकाल, आपात काल में भी बना रहता है और इसकी चर्चा हमने पहले भी की है पहली क्लास में, आप वहां पर जाकर आराम से इसे देख सकते हो। तो ये एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी क्या रहता है, बना रहता है। जैसे हमने अभी पीछे चर्चा की है कि जो आपका 19वां जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो स्वतः ही क्या हो जाता है, निर्बंध लग जाते हैं। उसी प्रकार से इस पर नहीं हो सकता। आपातकाल कोई सा भी हो, आप इस अधिकार को क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो यह हो गया हमारा। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको केवल विधि के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, किसी का जीवन छीन सकते हो, किसी का जीवन छीन सकते हो। अन्यथा आप किसी का भी जीवन मनमाने तरीके से नहीं छीन सकते, क्योंकि आपने देखा यह विवाद मेनका गांधी से संबंधित रहा है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ से संबंधित रहा है, और उसमें आपने देखा था 1978 में कि जब वो विदेश जाना चाहती थी और उसका पासपोर्ट जो जब्त कर लिया गया था, उस समय ये वाद आया कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्त तरीके से पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता, यानी कि विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता। ये भी इसी से संबंधित है। बहुत विस्तृत व्याख्याएं हुई है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार की सर्वाधिक व्याख्याएं अगर सुप्रीम कोर्ट ने की है तो किसकी की गई है, अनुच्छेद 21 की। किसकी की गई है, अनुच्छेद 21 की। और समय समय पर और विस्तृत व्याख्याएं हो रही है इसकी। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा, किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल किसके द्वारा, विधि के द्वारा ही आप वंचित कर सकते हो, न कि राज्य मंडल की खुद विधि बनाकर तुम कर सकते हो। राज्य ये नहीं तय कर सकती, राज्य की विधानसभा ये तय नहीं कर सकती कि वहां पर किसी भी व्यक्ति को हम मनमाने तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राण हरे सकते हैं। केवल अगर जो हमारे विधि में जो वर्णित है उसी के आधार पर कर सकते हैं। आपको पता है इसी के तहत व्यक्ति को स्वच्छ वायु पाने का अधिकार है। इसी के तहत स्वच्छ जल, इसी के तहत आपने देखा होगा आजीविका, इसका अधिकार, आजीविका का अधिकार। इसी के तहत हम कह सकते हैं, ध्यान में रखना, मकान है, रोटी, कपड़ा, ये आदि भी इसका विस्तृत रूप है। किसी भी व्यक्ति को आश्रय चाहिए, क्या चाहिए, आश्रय, यानी कि आश्रय पाने का अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर जो गरीब तबका है या पिछड़ा वर्ग है उनके पास अगर मकान नहीं है तो सरकार उनको क्या दे, छत दे। क्या दे, छत दे। रोटी का तात्पर्य आप यहां पर वर्तमान में आपने देखा होगा फूड सिक्योरिटी बिल, और ये किससे संबंधित है, ये आर्टिकल आपके 21 से संबंधित है। उसी प्रकार से अगर हम
उसको ऐसा रोजगार तो कम से कम दे जिससे वो अपना जीवन जी सके। तो ये संबंधित आप याद रखना, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में समय समय पर व्याख्या प्राथमिक, जैसे प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। तो ये प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य, अगर किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है, इसी के तहत, तो ध्यान में रखना, जो इसके तहत प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार किसमें है, तो आपके 21 के तहत मिला है। और इसके तहत आपको पता है एक संविधान संशोधन करके 21 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21 क जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। और आपको पता है इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या प्राप्त हुई? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। ये फिर कह रहा हूं, आप इसे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी बालक को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार के तहत, यानी कि 21 क संविधान में ऐड किया गया और 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। और आपको पता है इसी के तहत आपको निःशुल्क शिक्षा से संबंधित विधेयक कब आया? दो 2009 को। कब आया? 2009 को, आरटी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो शिक्षा से संबंधित, जो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित शिक्षा पाने का अधिकार का विधेयक कब आया? 2009 को आया। और यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ? लागू हुआ। तो शिक्षा से संबंधित जो निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जबकि आपको पता है राजस्थान में ये 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो शिक्षा से संबंधित, अब आप मुझे यह बता सकते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि शिक्षा से संबंधित और कहां कहां पर बात की गई है। क्या शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्यों में बात की गई है या उसमें ऐड किया गया है, तो कहां पर किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में भी क्या बात की गई है? यह भी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा पाने का भी अधिकार, उसी प्रकार से निजता का अधिकार, यह सब अधिकार किससे संबंधित है? याद रखना, आपके आर्टिकल 21 के तहत। तो देखिए, आर्टिकल 21 के तहत आपको जो मिला है जीवन जीने का अधिकार, और जीवन केवल और केवल किसके द्वारा छीने जा सकते हैं? विधि के द्वारा छीने जा सकते हैं। आपको इसके तहत
और भी न्यायालयों ने समय समय पर विस्तृत व्याख्याएं की और साथ में इसको बहुत विस्तार किया, और उस विस्तार के तहत किसी को भी आश्रय पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, स्वच्छ जल पाने का अधिकार है, स्वच्छ वायु पाने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। किससे संबंधित? अनुच्छेद 22। और यह किससे संबंधित है? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो उनके क्या अधिकार है? अगर हम बात करें तो भाई आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो गिरफ्तारी का क्या बताओ? कारण बताओ कि उसे गिरफ्तारी करने का कारण जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस जुर्म में किया जा रहा है, यह उसका अधिकार है, यह उसका राइट है। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उसी प्रकार से उसे यह भी जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार तो क्यों किया गया, लेकिन याद रखिएगा 24 घंटे के अंदर क्या हो, नजदीकी न्यायालय में न्यायाधीश के सामने न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करे। कितने घंटे के अंतर्गत? 24 घंटे के अंतर्गत। 24 घंटे के अंतर्गत जो पास में नजदीकी न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा, और वो न्यायालय में तय किया जाएगा। न्यायाधीश तय करेंगे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। अगर वैध है तो फिर उसे रखा जाएगा, और अवैध है तो न्यायालय के द्वारा उसे क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। तो यह उसका अधिकार है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे नजदीकी न्यायालय में क्या किया जाए? पहुंचाया जाए। 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायाधीश की अनुमति से नहीं रखा जाए। इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा देखिएगा। और इसी के साथ उसको अपना वकील चुनने का अधिकार। अपना वकील चुनने का अधिकार यानी कि कोई भी अपराध जिसे गिरफ्तार किया गया जिस व्यक्ति को, उसे यह अधिकार होगा कि वो अपना पेशेवर वकील चुन सके। तो ध्यान में रखना, इसके तहत 3 बातें हमने की है। एक तो उसे गिरफ्तारी जानने का कारण का अधिकार होना चाहिए, दूसरा उसे 24 घंटे में किसी भी समक्ष न्यायालय के जो पास वाला न्यायालय है उसके साथ पास पेश किया जाए, और तीसरा उसे पेशेवर वकील चुनने का अधिकार है। मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे यह बताइएगा, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता में कहां पर बात की गई है, और जबकि निःशुल्क विधिक सहायता में और इसमें क्या अंतर है, यह आप मुझे जरूर बताओगे। यह हो गया किससे संबंधित? गिरफ्तारी से संबंधित। लेकिन आपको पता है इसमें निवारक निरोध, जिसे हम नजरबंदी भी कहते हैं, यह थोड़ा हटकर है, और इसके तहत सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को रख सकती है। और उससे संबंधित क्या है? देखो, 2 प्रकार की चीजें होती है। एक तो किसी व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध, और अपराध में क्या मिलेगा उसे?
दंड मिलेगा। तो ये तो दंड न्यायालय द्वारा या संविधान द्वारा दंडित करने की प्रक्रिया है, लेकिन यहां पर अपराध को रोकने के लिए, किसके लिए? रोकने के लिए। अब ये रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही क्या है? निवारक नजरबंद। यानी कि एक तो जो ये पहला है, किसी व्यक्ति को अगर अपराधी है तो उसको दंडित करना है, ये तो इस रूप में है। लेकिन निवारक नजरबंद में गिरफ्तार क्यों किया जाता है? यहां पर किसी ने कोई अपराध किया है पहले, तो उसको दंडित करने के लिए, उसको दंडित करने के लिए क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। वो सामान्य प्रक्रियाएं हैं। लेकिन यहां पर जो सजा दी जा रही है वो इस आधार पर दी जा रही है कि इस व्यक्ति भविष्य में क्या कर सकता है? कोई बड़ा अपराध करे सकता है, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाया जा सकता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हानि पहुंचा सकता है। और उसके तहत अगर राष्ट्र की एकता, अखंडता को या कानूनी व्यवस्था को हानि पहुंचाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? निवारक नजरबंद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसके तहत अधिकतम 3 माह, कितने माह? 3 माह तक क्या किया जा सकता है? जेल में बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अगर इससे ज्यादा रखना हो तो क्या किया जाएगा? अधिक के लिए एक क्या चुना जाएगा? सलाहकार बोर्ड। निवारक नजरबंद। अगर 3 माह से अधिक रखना है, 3 माह से अधिक रखने के लिए किसकी अनुमति? अनुमति सलाहकार बोर्ड से। सलाहकार बोर्ड से। और ये जो सलाहकार बोर्ड है उसमें कौन होंगे सदस्य? तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये सलाहकार बोर्ड है वो उच्च न्यायालय अपने में से ही गठन करता है। और इसमें का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, वह 2 अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य। तो एक तो अध्यक्ष हो गया है, एक तो क्या हो गया है? अध्यक्ष हो गया है, और 2 अन्य सदस्य। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो इस प्रकार से याद रखना कि अगर इसके तहत सरकार क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे 3 माह से ज्यादा रख सकती है। लेकिन 3 माह से ज्यादा रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस सलाहकार बोर्ड को गठन कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। और उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष पद में हो सकता है, और 2 अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जो इसके जानकार हो, विशेषज्ञ हो। तो ये हुए आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, हमने आज स्वतंत्रता की बात की है और आशा है कि आपको यह समझ में जरूर आएगा
अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा। रिट के लिए मैं स्पेशल बता देता हूं, आपको सामान्यतः 6 प्रकार की स्वतंत्रता याद करनी है, और अगर बात करें तो आपको ये 4 अधिकार कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करनी है, और आपको एक शिक्षा के बारे में बात करनी है, निवारक नजरबंद के बारे में बात करनी है, और 3 आपको दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार कौन कौन से मिले हैं उनसे बात करनी है, और गिरफ्तारी से संबंधित जो आपने 3 बात की है उसकी बात करनी है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और सेकंड ग्रेड के लिए आप निश्चित यकीन मानिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बच कर नहीं जाएगा। रिट में तो जाना ही नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए भी आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आपको ये क्लास जरूर समझ में आएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आपसे विदा होते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी के अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।